नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लोकसभा चुनाव इतने नजदीक हैं कि दिल की धड़कन थम रही है और कहा जा रहा है कि ये तो डन फाइट है, यानी सब कुछ खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार वापस आ रहे हैं और खासकर 22 जनवरी को जो बताया गया कि हिंदुत्व का एक तरह से वो शीर्ष था या वो पीक था, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से जो राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और माना जा रहा है कि जो लाखों लोग हर रोज अयोध्या पहुंच रहे हैं राम मंदिर में दर्शन के लिए रामलला के, क्या वो लोग नरेंद्र मोदी के वोटर भी बन जाएंगे? क्या यहाँ से ये फाइट खत्म हो चुकी है? जिसके एक प्रिकर्सर के तौर पे हमने देखा जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उनमें कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक राज्य मिल पाया और हिंदी पट्टी पर पूरे तरीके से अपना चुनावी आधिपत्य स्थापित कर लिया बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने। तो क्या वाकई 2024 की लड़ाई खत्म हो चुकी है या अभी भी कोई ऐसी रणनीति है जिससे हम ये माने कि अगर ये रणनीति अप्लाई की जाए तो नरेंद्र मोदी चारों खाने चित हो जाएंगे? मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, नरेश नरेश अरोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दवाए के। नरेश अरोड़ा वैसे तो ये जाना माना चेहरा है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं एक ऐसे रणनीतिकार के तौर पर जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत नजदीक से काम किया है। खासकर कर्नाटक के जो इलेक्शंस थे उनमें जिस तरह की बेहतरीन चुनावी जीत मिली उसको लेकर वाहवाही हुई, लेकिन फिर राजस्थान में उतना खास भूमिका नहीं बन पाई। कम लोग जानते हैं कि आप असम और हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ थे। जी। अर्पत जी, राजस्थान की जहाँ तक बात आपने बताई, राजस्थान और आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि 3 राज्यों के जो चुनाव के रिजल्ट थे हिंदी पट्टी के, जो कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए या ऐसा मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, उसमें मैं पर्सनली ये महसूस करता हूँ, क्योंकि राजस्थान का चुनाव हम बहुत नज़दीकी से देख भी रहे थे और लड़ भी रहे थे। कोई ऐसा फैक्टर मुझे नहीं दिखा था वहाँ पे कि जिसकी वजह से मान लिया जाए कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट की वजह से वो चुनाव में हार जीत हुई। और यही मैं मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भी अब जो 2024 में चुनाव आएंगे उसके अंदर इस सेंटिमेंट को ओवर प्ले जरूर किया जा रहा है, बट ग्राउंड के ऊपर उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कितना होता है ये आने वाला समय बताएगा। पर मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना जितना ओवर प्ले किया जा रहा है उतना इम्पैक्ट हो सकता नहीं आए। जो ये लाखों लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और न सिर्फ कि उत्तर बल्कि दक्षिण तक में जिस तरह की एक तरह की झंझनाहट जो महसूस हो रही है, आपको लगता है कि ये सब सिर्फ खाम ख्याली है? मेरा थोड़ा लहजा आपको सवाल का जवाब सवाल में रहेगा, क्योंकि मैं जनरली क्वेश्चन करता हूँ हर चीज़ को जैसे होती है। उम्रा करने के लिए जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? मक्का एक जाते हैं। एक ही जगह है। हर देश के, हर प्रदेश के, हिंदुस्तान से बाहर से सब लोग वहीं जाते हैं। पाकिस्तान से भी जाते हैं। क्या सब लोग एक ही पार्टी को वोट करते हैं? ये बात मान लेना केवल, मैं कहूंगा कि सत्ता पक्ष की जीत कम और विपक्ष की विफलता ज्यादा है। क्योंकि आप सत्ता तभी उतनी मजबूत हो पाती है जितना विपक्ष उसको मजबूत होने दे। विपक्ष अगर उस बात को मान के चले कि नहीं, पहले 10 ओवर में इतने रन बन गए, अब तो 40 ओवर का मैच ही नहीं खेला जाएगा, तो ये बात सही नहीं है। जरूर एक इतिहास के अंदर जो भी कदम उठा है और उस कदम के प्रति लोगों की आस्थाएं भी हैं, और उन आस्थाओं के साथ आप ये नहीं मान के चल सकते कि वो आस्थाएं वोट की आस्था भी जरूरी हैं। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी 1-2 बार कही और मैं आज आपके शो पे भी कहना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि की मूवमेंट सबसे बड़ी मूवमेंट 92 में थी। 92 से आज हम 23 में हैं, लगभग 31 साल इस बात को हुए। 31 साल के अंदर आप कितनी जनरेशन, 3 जनरेशन, हम एक जनरेशन 10 साल में मानते हैं कि बदलती है। उस मूवमेंट के साथ जो लोग उस समय जुड़े थे, हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, हमने भी देखा उस टाइम पे कि भाई एक रथ यात्रा निकल रही है और मूवमेंट हुई, और उसके बाद जो बाबरी मस्जिद वाला हुआ सिलसिला। तो उस समय के लोगों की आस्था राम के मंदिर के प्रति, राम की मूवमेंट के प्रति, राम जन्मभूमि के मूवमेंट के प्रति जो रही होगी, वो वोट तब भी उस आस्था पे डल रहा होगा, आज भी डलेगा। और उस वोट के बाद क्या आज तक सत्ता नहीं बदली? क्या सदा उस टाइम से बीजेपी राज में है? उस बार यूपीए ने भी राज किया, उसके बीच में कोalition की और गवर्नमेंट्स भी आई, उसके बाद बीजेपी आई और बीजेपी ने आके ये मंदिर वाला जो काम है आगे बढ़ा। तो विपक्ष को ये बात समझनी चाहिए और माननी भी चाहिए कि एक मुद्दा उन्होंने आगे रखा है, आपके 2-4 मुद्दे आपके पास हैं। मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है, मान लीजिए महंगाई है, क्या ये सोशल इंजस्टिस है, क्या ये मुद्दे बड़े हैं? क्या इसके प्रति लोगों इससे इम्पैक्ट लोगों पे ज़्यादा है या उस मुद्दे का इम्पैक्ट ज़्यादा है?
अगर आप मान के चलते हैं कि बेरोजगारी रोज बढ़ रही है, आप मान के चलते हैं कि महंगाई रोज बढ़ रही है, तो उससे त्रस्ता लोगों की ज्यादा है। अगर आप उस मुद्दे को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने की क्षमता रखते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत आ सकती है। आपकी बातों से कोई सैद्धांतिक तौर पे असहमति नहीं है, लेकिन जिन बुनियादी मुद्दों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, एक लोकतंत्र या अगर लोकतंत्र ना भी हो, एक एक सामान्य समाज में इन्हीं मुद्दों को ऊपर होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि मीडिया के ज़रिए जो पूरे नैरेटिव पे पूरे तरीके से जो कंट्रोल है, क्या आप उससे इनकार कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये जहाँ वो नैरेटिव जहाँ ये बताया जा रहा है कि भई देखिए, एक जो ख़ास धर्म के लोग थे, उनके ऊपर आपकी सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई है, क्योंकि सैकड़ों साल तक आप दबाए गए, सताए गए, प्रताड़ित किए गए। इनफैक्ट आपने जो जवाब दिया, उसमें भी एक सवाल छिपा है कि राम मंदिर को हिंदुओं के लिए मक्का, मदीना या वेटिकन बना देने का पूरा श्रेय भी जाता है पूरे तरीके से आरएसएस, बीजेपी को पूरी तरीके से स्थापना कर देना कि ऐसा कोई जगह होनी चाहिए। तो मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि इस नैरेटिव के साथ तमाम तरह की समस्या आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लीजिए आप इस साल का, इतना बदतरीन है कि सिर्फ़ 10-15 देश ऐसे हैं जो हमसे पीछे हैं। यानी कि लाखों लोग आज भी इस देश में भूखे सोते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो भूखे लोग ये कहें कि मैं भूखा सो जाऊँगा लेकिन मुझे मंदिर चाहिए, इस नैरेटिव को विपक्ष और आपके जैसे रणनीतिकार कैसे काउंटर करेंगे? मैं दो आपको एग्जांपल्स दूंगा, एक थोड़ी सी पीछे की और एक बिल्कुल रिसेंट। 2019 में जब बीजेपी चुनाव जीत के आई, 2014 से बड़ा मैंडेट था उनके पास। सबसे पहले आके उन्होंने पार्लियामेंट में क्या काम किया? ट्रिपल तलाक। और 370, हाँ। दो काम उन्होंने किए। और 370 वाला एक ऐसा मुद्दा था जो एक अलग तरह की पोलराइजेशन क्रिएट करता था। उसके बाद दो चुनाव हुए, एक हरियाणा में, एक महाराष्ट्र में। दोनों जगह बीजेपी की सत्ता थी, पूरी अच्छी मजबूत सत्ता थी। हरियाणा में खुद के वर्चस्व थी, वहां पे एक मजबूत कोalition था। मुझे याद है कि हरियाणा के चुनाव में मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन था बीजेपी का, और वो डिक्लेरेशन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे वहाँ पे। उसमें जब मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो सवाल पूछे गए सिर्फ और सिर्फ 370 पे। उस पे मैनिफेस्टो के अंदर क्या था बीजेपी के हरियाणा में, आज शायद हरियाणा में बहुत याद लोगों को भी नहीं नहीं मालूम होगा। होगा। और महाराष्ट्र के अंदर भी 370 के ही वो चुनाव लड़ा, दोनों चुनाव बीजेपी हार गई थी। कांग्रेस पार्टी को जब वहाँ पे हरियाणा में दिया जा रहे थे 4 सीट आ रही हैं, 2 सीट आ रही हैं, 5 सीट आ रही हैं, आप सर्वे निकाल के देख सकते हैं कि अब ये सब ऑफिशियल सर्वे आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ना केवल खुद के आंकलन से आगे पहुंची, बल्कि भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी से दूर रह गई, उनको कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी। महाराष्ट्र में क्या हुआ वो आज तक आप देख रहे हैं। ये तो होगी बात पुरानी। दूसरी बात, अभी राम मंदिर बनने जा रहा था, 22 को इनॉग्रेशन बहुत पहले से अनाउंस थी। इस दौरान 5 चुनाव आए। 5 चुनावों में से, बाकी चुनावों की बात तो मैं नहीं करता हूं, पर मैं राजस्थान की बात जरूर करना चाहूंगा। राजस्थान में अशोक गहलोत की गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट चला रही थी, जो लोग भी दूर से मान रहे थे। इतना मान रहे थे कि उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करती थी बीजेपी की इस गवर्नमेंट में कोई खामी। तो उन्होंने एक महंगाई राहत कैंप लगाए हमने मिलके, उसमें 10 गारंटी बांटी, और गारंटी वर्ड बहुत बड़ा हो गया। हालांकि गारंटी वर्ड हमने पहली बार असम में दिया था, बट ये मैं राजस्थान के संदर्भ में बात बता रहा हूँ क्योंकि उसका एक कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे। बीजेपी ने भी अपना काम किया, वहाँ पे रोटी पलटने की एक प्रथा भी है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी इंट्रोड्यूस की, जो आने वाले चुनाव में, चुनाव सत्ता में आने के बाद देने की बात थी। प्रधानमंत्री को वहाँ पे गारंटी, बीजेपी को मोदी की गारंटी ईजाद करनी पड़ी वहाँ पे। तो आप ये कह रहे हैं कि गारंटी वर्ड पहले आपने इजाद किया, नरेंद्र मोदी ने उसे को-ऑप्ट किया, ऐसा था क्या? नहीं, तो ये तो वास्तविकता है। असम के चुनाव में सबसे पहली बार हिंदुस्तान में गारंटी वर्ड का उपयोग हुआ। वहाँ पे 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी। अच्छा। और वहाँ के चुनाव में कम लोगों को ये बात पता होगी। नहीं, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड पब्लिक रैलीज में आके बोला था कि कांग्रेस पार्टी आज गारंटी देने निकल पड़ी है, 5 गारंटी। तो गारंटी वर्ड वहां से आया था। उसके बाद उसको किसी और लोगों ने यूज किया, फिर हमने कांग्रेस पार्टी ने दोबारा कर्नाटक में यूज किया। हालांकि ये भी तथ्य हो सकता है बहुत कम लोगों को पता है कि जो महिलाओं को एक गृह लक्ष्मी गारंटी कर्नाटक में सरकार दे रही है, 2000 रुपये प्रति माह, जो गृहिणियां होती हैं, जो घर पे रहती हैं, काम नहीं करती हैं, ये पहले हमने असम में प्रपोज किया था। वहाँ सत्ता नहीं आई तो वहाँ पे हमने प्रपोज किया। यही प्रपोजल राजस्थान में भी था। तो मेरा ये दोनों एग्जाम्पल देने का पर्पस ये है कि राम मंदिर बनने वाला तो सबको दिख रहा था, अनाउंसमेंट हो चुकी थी, निर्माण हो रहा था, फिर भी उनको एक ऐसे एजेंडे पे चुनाव लड़ना पड़ा। वहां पे तो एक बार भी बीजेपी ने ये बात नहीं की कि हम मंदिर बनाने जा रहे हैं इसलिए आप हमें वोट दीजिए। यह बीजेपी की समझदारी मानूंगा, इसलिए कि उनको भी ग्राउंड का दिखा
कि ग्राउंड के ऊपर अशोक गहलोत की गवर्नमेंट की, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट की गारंटीज वर्क कर रही हैं, उनकी बात द्वारा की गई बात का अहमियत है। उन्होंने 3-4 बार अपनी कैंपेन चेंज की, इसका भी क्रेडिट उनको मिलना चाहिए कि कोर्स करेक्शन, एक्सेप्टेंस पहले इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स करेक्शन। वो एक्सेप्ट करते हैं और अपना कोर्स करेक्शन करते हैं। जैसे कर्नाटक में जब वो चुनाव हारे, येदियुरप्पा की अध्यक्षता में चुनाव या उनकी लीडरशिप में चुनाव नहीं था, एक मेजर कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, चुनाव हारने के बाद इमीडिएटली बीजेपी ने उनके बेटे को अध्यक्ष बनाया, जिस येदियुरप्पा से वो किनारा करना चाह रहे थे। तो बीजेपी इस बात में हिचक नहीं करती कि अगर कहीं पे उनको कोर्स करेक्शन करना है, वो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रिक्वायर्ड की तरफ चलते हैं, ना कि विपक्ष की तरह जहां पे कुछ तरह के अड़ियल रवैये आ जाते हैं कि नहीं अब ये आदमी पर्सन नॉन ग्राटा हो गया। आप ये देख के चलें कि आपकी सामने वाले की स्ट्रेंथ पे अगर आप खेलने जाएंगे, आप पहले ही एक वीक पोजीशन में, स्टिकी पोजीशन में, आप अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के सामने वाले की स्ट्रेंथ पे तो चलिए इसी पे आ जाती हूँ, क्योंकि ये तो अभी तक हमने सत्ता पक्ष का एजेंडा बताया, विपक्ष का क्या एजेंडा है? इसके बरक्स आप देखिए, एक तरफ मंदिर आंदोलन ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, 92 से फिर वापस दूसरा वर्जन उसका देख रहे हैं, और जब तक लोग श्रद्धालु आते रहेंगे, मंदिर की हांडी पकती रहेगी। अब आप देखिए दूसरी मस्जिद को लेके निशाना बना रहे हैं कि अब ज्ञानवापी हो गया, फिर कुछ और आ जाएगा। चलिए ये तो कहानी रोज़ की है कि अदालत में मुकदमे जाएँगे, एक धर्मस्थल टूटेगा, दूसरा बनाया जाएगा। लेकिन अब ये देखिए आप कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं इस वक़्त, यानी कि जो व्यक्ति 2024 के अभी कुछ ही हफ्ते के जो चुनाव बाकी हैं, उनमें राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अभी तक मुझे खुद पता नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति को एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होने के नाते बहुत नज़दीक से कवर करती हूँ, कि राहुल गांधी इस न्याय यात्रा के ज़रिए करना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो पहली उन्होंने 6 महीने की थी, उस यात्रा से उनको जो कैरी फॉरवर्ड करने वाली बात है, उस कैरी फॉरवर्ड को करने में वो अब एक दक्षिण से उत्तर तक आए थे, अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने की बात उन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को करनी चाहिए। नंबर 2 बात ये है कि राहुल गांधी जो खुद उनके शब्दों में बार बार वो कहते हैं कि मैं और डीपली समझना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसका रिजल्ट कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा। हो सकता है कि परफेक्ट रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आए। फ्रॉम डूइंग नथिंग टू डूइंग समथिंग इज ऑलवेज गुड एंड इज इंपॉर्टेंट। नंबर 1। अब आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि राहुल गांधी इससे आपने खुद नहीं जानते कि इससे वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि अगर वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसकी जगह अगर वो एक मुद्दा लेके चलते, मान लीजिए नौकरी, और ये यात्रा का नाम नौकरी बनाओ यात्रा होता, तो मेरे ख्याल से लोगों को बात ज़्यादा समझ में आती, वो रिलेट करना ईजी होता, और खासकर अगर यूथ जो सबसे वीक ग्राउंड है कांग्रेस पार्टी की या ऑपोजिशन की, जो इम्प्रेशनेबल वोट होता है, अगर वो उनको उनकी जो उनका मर्ज है उस मर्ज के साथ उससे बात करी जाए और डायरेक्ट बात की जाए, बिकॉज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हैज़ टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल। आप जितना उसको कठिन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप तो पॉलिटिक्स करते हैं सारा दिन, तो आपके लिए ये टर्मिनोलॉजीज आसान लगती हैं, पर ग्राउंड पे लोग नहीं बात करते पॉलिटिक्स। अब जैसे कोई बेरोजगार युवा है, कोई अशिक्षित युवा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास, जैसे मैंने बताया कि वो लाखों लोग जो भूखे सो रहे हैं, वो 80 करोड़ लोग जो, जिसको नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वो 82 करोड़ हो चुके हैं फिलहाल, जिनको राशन दिया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं संभव था कि राहुल गांधी उन लोगों को डायरेक्टली अपील करते, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जो वो बात कर रहे हैं उसकी भावना अच्छी है, और हो सकता है राहुल गांधी जब तक इस देश को समझ पाएँ, देश बदल जाएगा। कितना समय उन्हें लग रहा है समझना नामुमकिन है। और मैंने खुद उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, मैंने खुद उनके साथ उस दौरान जाके कश्मीर में मैं गई, उत्तर प्रदेश गई, हरियाणा गई, और मैंने समझने की ये कोशिश की। बहुत बेहतरीन आइडिया था। मैं एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के छात्र के तौर पर इस बात को समझती हूँ कि अच्छा आइडिया था, लेकिन उसके बावजूद दूसरी यात्रा उसी का एक वीकर वर्जन, ऐसे वक़्त में जो बहुत एक तरह से ऑल आउट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, ऑल आउट प्लान होना चाहिए था। आप कबूल करेंगे इस बात को? नहीं, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि आपको नैरेटिव सेट ईजियर टोन में करना है, क्योंकि न्याय की बात आपने 2019 में भी की थी। आप 2019 में न्याय को लेकर ही चुनाव लड़े थे, और वो चुनाव में आपको सफलता हासिल नहीं हुई थी, और इसलिए नहीं कि वो न्याय का आइडिया खराब था, इसलिए कि न्याय की कम्युनिकेशन, न्याय की पहुंच, न्याय की बात लोगों तक, जैसे आप आज कंप्लेंट कर रहे हैं कि मुझे ही नहीं मालूम है कि क्या है, और आपका तो काम है सारा दिन देखना समझना कि क्या हो रहा है, ये बात से मैं सहमत हूँ। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जो 3-4 मुद्दों की बात बार बार करते हैं, वो मुद्दे सबको मालूम है, बट वो इफेक्टिवली उन लोगों से रिलेट कैसे कर पाए, चैलेंज यहाँ पे। एग्जैक्टली। अब वो चैलेंज में ये बात
तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी समझनी चाहिए कि इसका क्या वो इम्पैक्ट आ रहा है जो हमें चाहिए, क्या वो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज वोट्स। अगर लोग आपके साथ नहीं हैं तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर लें, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये कोशिश भी की जा रही है तो कोशिश का एक मकसद ये होना चाहिए कि आप आम आदमी के साथ या त्रस्त आदमी के साथ, जिसकी साथ जो भी मर्ज है, चाहे वो भूखमरी है, चाहे वो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके साथ आप जुड़ पाए। और उसके लिए आपको एक फोकस्ड कैंपेन की, एग्रेसिव कैंपेन की जरूरत है, ना कि हर मुद्दे को जहां गए उसके साथ अपन चर्चा करने की कोशिश करें। वो तो कह रहे हैं मैं तो अग्रेसिव हूँ। देखिए मैं असम की जो सरकार है उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। जितने उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो एक तरह की वो रेजिस्टेंस का फोर्स तैयार कर रहे हैं। See, aggression is not supposed to be in words. Aggression is supposed to be in thoughts, and those thoughts need to be articulated in a way that people connect with them. That is what you and me have been discussing since last 5 minutes. अब वो एग्रेशन जो भी दिखा रहे हैं वहाँ पे लोकल जो भी डायनामिक्स होंगे, मैं इतना नज़दीकी से नहीं उसको फॉलो कर रहा हूँ, बट ये बात मानने वाली है, और मैं ये बात खुद कहता भी हूँ, आप भी वही बात कह रहे हैं कि इसको ईजियर नैरेटिव की आवश्यकता है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं, ऑपोजिशन का जो इंडिया अलायंस भी बना, जो मैं शुरू से स्केप्टिकल था कि इसकी कितनी प्रैक्टिकल आउटपुट आ पाएगा, वो आज दिख रहा है कि कैसे उसमें दिक्कतें आ रही हैं। नैरेटिव अगर आप नहीं बेचेंगे, बीजेपी ने देखिए मंदिर का जो इशू है उससे बीजेपी को एक हेड स्टार्ट ऑफ एडवांटेज तो मिला है, और वो हेड स्टार्ट ऑफ एडवांटेज मोमेंटम को कैरी करने में मदद करता है, किसी भी तरह का मोमेंटम हो। और आज अगर कांग्रेस पार्टी या जो इंडिया अलायंस है, जो स्टार्टिंग जिन्होंने अलायंस पहले किया, आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखिए। मंदिर चल रहा था बहुत बहुत पीक पे, हर आप भी बता रहे हैं कि ये आपने रास्ते में झंडे देखे, आपके मार्केट में झंडे, एटसेट्रा एटसेट्रा। 22 तारीख को वो प्रधानमंत्री जाते हैं और इनॉग्रेशन करते हैं। 23 तारीख को आते ही वो फ्रॉम स्टेट कम्युनल एजेंडा ही कम्स टू कर्पूरी ठाकुर। No, Kapuri Thakur is a third on the list. The second thing was putting up 1 crore solar panels. विकास की बात, the influential vote, एक तो कोर वोट बैंक को स्ट्रेंथन किया, एक नए वोट बैंक की तरफ टारगेट किया। तो बीजेपी डजंट गिव ब्रेक्स। कांग्रेस पार्टी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद 6 महीने हमें नहीं पता था क्या हो रहा है, कभी बीच में चुनाव आ जाते हैं, कभी ये हो जाता है। बीजेपी ऐसा नहीं सोचती है। 5 चुनाव आगे कांग्रेस पार्टी लग जाती है, 5 राज्यों में चुनाव, अभी इसके बाद बात होगी। मिजोरम में क्या हो रहा है, पंजाब कांग्रेस क्या कर रही है, उनके पास कोई टास्क नहीं, सब लोग यहाँ आ जाओ। बीजेपी उल्टा करती है। अलायंस की बात आ जाती हूँ। ये बहुत अहम सवाल है और ख़ासकर ऐसे दिन हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें जो नीतीश कुमार हैं उनके जाने से लेकर ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, बिल्कुल ऐसा लगता है हर तरफ बिखर गया है पूरा ये शिराज़ा। अब आप मुझे ये बताइए कि अलायंस है भी या नहीं है आपकी नज़र में एक रणनीतिकार के तौर पे? इस अलायंस को आप कुछ राज्यों में देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं या आपको लगता है कि फरवरी के ख़त्म होते-होते ये सब कुछ बिखर जाएगा? देखिए, अलायंस की आइडिया तो अच्छा है, बट अलायंस में पहले तो इसमें 3-4 कमियां दिखती हैं। पहले तो अलायंसेस के वोट ऐसे ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये बहुत एग्जांपल्स हैं रिसेंट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में। अखिलेश और मायावती का अलायंस हुआ, क्या रिजल्ट आया आपके सामने है। कांग्रेस का और अखिलेश यादव का अलायंस हुआ, 104 सीटें कांग्रेस को छोड़ दी थी उन्होंने, क्या रिजल्ट निकल के आया। दूसरी बात, अभी तो आप अलायंस, इंडिया अलायंस में एक बार पहले भी 1-2 बार कह चुका हूं कि इंडिया अलायंस, आप ग्राउंड पे किसी को पूछकर देखेंगे, किसी को मालूम ही नहीं इंडिया अलायंस क्या है चीज़ है। अब जब लोगों को मालूम नहीं है तो उनको बताना पड़ेगा। बताएगा कौन? पहले तो नेता राजी होने चाहिए। नेता राजी होंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे, फिर कार्यकर्ता जाके ग्राउंड पे बताएंगे। इसके लिए टाइम चाहिए। आपके पास टाइम कहाँ है? अब 2 महीने चुनाव को बचे हैं, आपने 2 महीने पहले अलायंस फॉर्म, 4 महीने पहले अलायंस फॉर्म किया था, आज तक आपकी सीट निगोशिएशन तक नहीं पहुंच पाए और अलायंस बिखरने की स्थिति है। दूसरी बात, आप देखिएगा अलायंस के पार्टनर्स कौन है। उसमें जितने अलायंस के पार्टनर्स हैं, सबसे बड़ा प्लेयर कौन है उसमें? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अलावा हर आदमी को सिर्फ अपने राज्य के अंदर अपनी मजबूती चाहिए। किसी की कोई एस्पिरेशन नहीं है कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है। हाँ, बाय एक्सीडेंट कुछ बात आ जाए तो बात अलग है, बट यू नीड टू बी हंग्री टू बी प्राइम मिनिस्टर, ओनली देन यू विल बी आस्किंग वोट्स। अभी क्या है कि जो भी मैं समझता हूँ ऐसा कि जो भी स्ट्रॉन्ग स्टेट अलायंस पार्टनर्स हैं, ये अलायंस को या बीजेपी के विरुद्ध जो एक मोर्चा बन रहा है उसमें इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं कि ये इंप्रेशन अपने वोटर को दे सकें कि आप वोट करके हमें जिताएं, हो सकता है कि आपका नेता भी प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में आ जाए, उस बेसिस पे वोट आ जाए, क्योंकि अदरवाइज यानी ममता बनर्जी और केजरीवाल अपने वोटर्स को ये बता रहे होंगे। इसमें एक और फैक्टर भी शामिल हो जाता है कि ये तमाम जो रीजनल पार्टीज़ हैं,
ये भी इस सहारे टिकी हुई हैं कि जब तक कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अच्छा परफॉर्म नहीं करती, रीजनल पार्टीज अपने वोटर को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि कल को हमारा नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बात वो सफर कर चुके हैं 19 में और 14 में, जो मजबूती से चीफ मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं, उसके बाद भी उनको पार्लियामेंट में सीट नहीं आती है। एक पंजाब का अगर एग्जांपल अपन छोड़ दें पिछले इलेक्शन में, जिसमें अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत के आ गई 13 में से, उसके अलावा कोई चीफ मिनिस्टर अपने यहाँ पे सीट नहीं जिता पाया। वो इसलिए नहीं जिता पाया क्योंकि सबको मालूम है कि वोट देने का फायदा तो है नहीं कोई। अब इस बात को वो थोड़ा समझें क्योंकि उसकी 5 साल के दौरान और भी लोगों को, ममता बनर्जी दूसरी बार चुनाव जीत गई, केजरीवाल जी ने दूसरा एक राज्य जीत लिया, गोवा में उन्होंने परफॉर्मेंस कर ली थोड़ी बहुत, गुजरात के अंदर उन्होंने अपनी एक फुटप्रिंट स्थापित कर लिया। तो वो भी अपने वोटर को समझाने की सिचुएशन में कि भाई मैं नेशनल प्लेयर हूँ, आई एम नॉट जस्ट अ चीफ मिनिस्टर। आज वो बात ये कह सकते हैं कि कल को कुछ अगर बीजेपी के विरुद्ध होता तो बात होता। ये एक कई बार अनसेड मैसेज भी होता है कि लोगों को एक इंप्रेशन दिया सके, बिकॉज बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए किसी को कोई या तो इमोशन चाहिए या रीजन चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ वोट्स आर ओनली फॉर इमोशंस, नेवर फॉर रीजंस, एंड इफ देयर हैज टू बी अ रीजन, इट हैज टू बी स्ट्रांग इनफ फॉर पर्सन टू वोट। नहीं, आप ये इमोशन वाली बात सिर्फ नरेंद्र मोदी के संबंध में कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये इमोशन चेंज होगा तो कांग्रेस के लिए भी होगा, क्योंकि ये वोट माना इज जाता है ऑलवेज फॉर इमोशन, हम्म, वोट इज ऑलवेज फॉर इमोशन वर्ल्ड ओवर, इट इज नेवर फॉर जस्ट अ रीजन, and the emotions are ideological, or if you are getting personally something like the beneficiary system which is or going maybe on, social, maybe social ideological. ideological also, I mentioned it earlier. तो वो इमोशन अगर आपके साथ है, आज बीजेपी के साथ वोट हर आदमी को थोड़ी ना कि बेनिफिशियरी मिल रहा है, हर आदमी को थोड़ा ना किसान निधि मिल रही है, हर आदमी को थोड़ी ना कि बॉर्डर पे जाके लड़ने की बात हो रही है। पर इफ समवन इज सेल्फ सफिशिएंट, समवन इज फेयर इनफ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उनको कुछ नेशनलिज्म में दिखता है, उनको कुछ रिलीजन में दिखता है, उनको किसी चीज में दिखता है, कोई सेट ऑफ इमोशन है जिसकी वजह से वो वोट करने के लिए निकलते हैं, घर से निकल के आते हैं। बट ऑपोजिशन के साथ ये बात अभी तक नहीं है। ये मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर देखती हूँ कि बीजेपी आरएसएस क्या करना चाहते हैं, कि उन्होंने आइडिया जनता के सामने रखा है कि भाई देखिए हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम ये कदम उठा रहे हैं कि हम आर्टिकल 370 किया, हमने ट्रिपल तलाक किया, सीए किया, अब राम मंदिर बनवा दिया, तमाम तरह के जो हमारे आइडियोलॉजिकल प्रोमिसेस थे वो फुलफिल करके हम एक समुदाय को दूसरे बाकी समुदायों के ऊपर रखना चाहते हैं और ये हिंदू राष्ट्र इस तरह से काम करेगा। काफ़ी अट्रैक्टिव आइडिया है। अगर आप देखिए आम जनता, आम हिंदू को पता चले कि भाई ठीक है, मैं सिर्फ अपनी बाय बर्थ पहचान की वजह से अगर मैं ऊपर हो रहा हूँ बाकी लोगों से, तो बहुत शानदार चीज़ है, चलिए इसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं। उसके बरक्स अगर आप देखें कि राहुल गांधी उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, या मान लेते हैं अभी इसको अलायंस अभी तक कह ही लेते हैं जब तक है, ये अलायंस क्या करना चाहता है? ये कहता है हम आपको वही संविधान वाला भारत देंगे, वो अधिकारों वाला भारत देंगे, न्याय वाला भारत देंगे, कम्युनल हार्मनी वाला भारत देंगे, जो अपने आप में उतना अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें तो लोग सुन चुके हैं, भुगत चुके हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, ज़्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो हिंदू राष्ट्र के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का अल्टरनेट जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो क्या है? पहले तो मैं ये बात मानता नहीं हूँ कि इसमें, और ये डेटा भी दिखाता है इलेक्टोरली कि 2 बार अगर बीजेपी की सरकार बनी तो उसके अंदर बीजेपी को 30%, 35%, 33% से ऊपर वोट नहीं है। इसका मतलब है कि 60-70% लोग अभी भी उस आइडिया को नहीं मानते, नंबर 1। नंबर 2, ये जो चुनाव अभी भी आप देखें, पिछली बार 28 चुनाव हो गए, 2014 से लेकर 2019 से लेकर 24 तक 25-26 चुनाव हो गए, इसमें से कितने चुनाव बीजेपी जीत पाई है? और मैंने रिसेंट एग्जाम्पल अभी राजस्थान का दिया, उससे पहले कर्नाटक का हुआ, उससे पहले हिमाचल का हुआ, दिल्ली के अंदर बीजेपी की 7 सीटें पार्लियामेंट की जीत के आती हैं, केजरीवाल फिर हर बार 60 प्लस सीटें लेके आते हैं। आइडिया बेचना आना चाहिए, पहले तो आइडिया होना चाहिए आपके पास, फिर आइडिया बेचना आना चाहिए। और बेचने का मतलब ये नहीं कि आपको मार्केटिंग करनी है, बेचने का मतलब है कि लोगों का उसके साथ आपका रिलेशन बनना चाहिए। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार में 2 बार चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए, ये जब चुनाव हुए, और केजरीवाल जी की हवा पिछली बार भी इतनी थी जितनी बार इस बार थी, पर लोगों को चेंज चाहिए था, लोगों ने इतनी सीटें जिता दी कि अकाली दल 3 सीटों पर रह गया। आइडिया आपके पास होगा और उसी के 3 महीने के अंदर चीफ मिनिस्टर की खुद की पार्लियामेंट सीट आम आदमी पार्टी हार गई। तो ये आइडिया आपके पास अगर है तो आइडिया आपको बेचना आना तो चाहिए। आइडिया क्या है कांग्रेस पार्टी का? अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेकुलर पार्टी बताती है, कांग्रेस पार्टी अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताती है कि ऐसा भारत होना चाहिए, और मैं मानता हूं कि ऐसे लोग, इसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि लोग, कांग्रेस अभी भी 5 करोड़ प्लस वोट लेके आई है, 10 लाख प्लस वोट उनसे लेके आई है। तेलंगाना को अगर शामिल कर लेते तो ज्यादा लेके, राजस्थान के अंदर 16 लाख वोट ज्यादा आए हैं पिछली बार से, पिछली बार जितना कांग्रेस को वोट मिला 16 लाख वोट ज्यादा आए हैं, इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो आपकी नज़र में कम्युनलिज्म की राजनीति के खिलाफ सेक्युलरिज्म का वोट है? आप कह रहे हैं भारत में अभी भी सेक्युलरिज्म का वोट है, जो वोट कम्युनलिज्म पे पड़ना है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या बढ़ रहा है वो वोट?
ये नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर देश के अंदर मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो फिर तो अपन बात कर सकते हैं कि इसके ऊपर हाँ एक आदमी को सब अब कुछ मिल चुका है, अब उसके ऊपर सिर्फ धर्म के ऊपर राजनीति होगी। धर्म के ऊपर राजनीति करने की कोशिशें बहुत बार हो चुकी हैं। लेकिन सेक्युलरिज्म की करेंसी है, आप ही कह रहे हैं। सेकुलरिज्म वर्ड एक फैंसी वर्ड है। धर्म में आस्था आपकी और मेरी दोनों की है, आम चीज है, हाँ। ये हमारा एक प्राइवेट इशू है। मैं बहुत बड़ा राम भक्त हूँ, मैं अपनी आस्था अपने पास रखता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी कि मेरा वोट उस बात पर निर्भर करेगा। सिमिलरली आप भी किसी धर्म में आस्था रखते हैं, आपका भी अपना प्राइवेट बिलीफ है, ये बिलीफ सबका है। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसका बिलीफ नहीं होगा, कुछ लोगों को, चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो। बट बिलीफ डजंट डिसाइड योर वोट ऑल द टाइम। लेकिन दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कही। आपने ये भी कहा कि बीजेपी को मंदिर से हेड स्टार्ट मिल गया, फिर आपने ये भी कहा कि मक्का और वेटिकन जाने वाले लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देते। तो कैसे समझा जाए, मंदिर के लिए वोट ज्यादा मिल रहा है नरेंद्र मोदी को या नहीं? 300 से 400 सीटें जा परसेप्शन रही के हैं। अंदर ये बात, परसेप्शन की, वोट तो जिस दिन पड़ेगा उस दिन माना जाएगी बात। इलेक्शंस इज ऑलवेज अबाउट परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर अगर ये माहौल बन गया जैसे आप बता रहे हो, जो माहौल सड़कों पे दिख रहा है, जो लोगों के तांते लग रहे हैं वहां पे, उससे एक परसेप्शन में तो हेड स्टार्ट मिलता है उनको। बट सेम टाइम पे मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं 2 बार पहले भी कही कि अगर कोई आदमी राम में बिलीव करता है तो नेसेसरी नहीं है कि वो बीजेपी को वोट डालेगा। आस्था हमारी अलग जगह है, वोट अलग जगह है। और हिंदुस्तान में ये काम पिछले 5 साल में भी बहुत बार हो लिया। अभी भी 5 राज्यों के चुनाव मैंने आपको बोला कि बीजेपी ने खुद ही ये बात नहीं करने की कोशिश की। बीजेपी को भी दिख रहा था कि ग्राउंड पे क्या चीज है। अब इसमें ऑपोजिशन की विफलता फिर मैं कहूंगा ज्यादा है। अगर उनको हेड स्टार्ट मिला है तो आप बताइए, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान के अंदर? जाहिर है बेरोजगारी है। तो फिर ऑपोजिशन का काम है ना इस बात को कि वो देखना। उसको उठा नहीं अब पा रहे हैं। ऑपोजिशन क्या करती है? लेकिन मीडिया कंट्रोल। नहीं नहीं, नो नो। अब प्राइम मिनिस्टर ने अभी राजस्थान की इलेक्शन में पब्लिक रैली में प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि सारा मीडिया अशोक गहलोत ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। आपके पास नैरेटिव होगा तो मीडिया क्यों नहीं चलाएगा? आपके पास नैरेटिव बेचना आएगा, आपको क्यों नहीं चला पाएगा? ये प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार ऑन रिकॉर्ड बोला है। तीसरी बात यह है, आपने राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर, मैंने कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष के लोगों को बात करते हुए ज्यादा सुना है मीडिया में। आप उन्हीं के पिच पे जाके अगर बात करके उनको कंप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये तो मुद्दा आप बड़ा बना रहे हैं, वो उतना बड़ा नहीं बना रहे, या उनके बड़ा बनाने में मुद्दे में आप सहायता कर रहे हैं। मैंने उनको बात करते हुए नहीं सुना इतना कि भाई आप कहाँ पे नौकरी की बात थी, कहाँ पे महंगाई की राहत की देने की बात थी, कहाँ पे और 50 चीज़ों की बात थी, इस मुद्दे पे जहाँ पे ग्राउंड पे बात है। अब आज ही मैं सुन रहा था कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने अपनी आज की रिपब्लिक डे स्पीच में बोला और कि बीजेपी ने किसानों के लिए कितने बांध बनाए पिछले 5 साल में। ये बात करनी पड़ेगी ना। आप बात करेंगे नहीं तो आपको कोई आके ऑटोमेटिकली तो वोटर बात करने वाला नहीं। वोटर की फहरिस्त के अंदर तो पॉलिटिक्स लास्ट पे आती है। आखिरी 2 आपसे सवाल। पहला सवाल ये है आखिर के 2 सवालों में कि ईवीएम को लेकर जो कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दा उठा रही है। पहली बात तो क्या आप इस थ्योरी में यकीन रखते हैं? दूसरी बात ये है कि अब इसको एक तरह से अपने इस आरोप को वो फॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। एक बाकायदा उन्होंने सिविल सोसाइटी ग्रुप बनाया है, प्रेज़ेंटेशन देने जा रहे हैं। ख़ासकर जो सैम पिट्रोडा हैं वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अच्छी स्ट्रैटेजी है? क्योंकि मैं ये बता सकती हूँ जो मेरे दर्शक वर्ग है उसमें से कि एक कंस्टिट्यूएंसी ऐसी ज़रूर है जो ये मानती है कि सब कुछ ईवीएम की वजह से हो रहा है। मैं इसमें यकीन करूँ ना करूँ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जनता को, वोटर को ये आश्वासन ज़रूर होना चाहिए कि जिसको वो वोट दे रहा है, उसी को वोट जा रहा है। सी, मेरा पर्सनल थॉट ईवीएम के बारे में है कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ये तकनीकी एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, पर जितने चुनाव मैंने लड़े हैं, 8-10 चुनाव स्टेटों में जो लड़े हैं, जो मैं देखता हूँ कि उसके अंदर कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया कि जिसमें मैं चौंक जाऊँ कि भाई इसके अंदर ऐसा अपेक्षा नहीं थी और ऐसा रिजल्ट आ गया। दूसरी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी इस थ्योरी में बिलीव करती है, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करती है, कांग्रेस पार्टी अगर समझती है कि उसमें कोई तो है तो वो आगे बढ़ सकते हैं। बट अभी भी पिछली बार भी 2-4 बार ये प्रयास हो चुके हैं, पर सब प्रयास विफल रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आशा नहीं है कि इसके अंदर कुछ निकल के आएगा। आखिरी बात अब आपसे। अब बीजेपी की जो पूरी हिंदुत्व की राजनीति है, उसके आगे ऐसा लगता है कि सब कुछ परास्त हो रहा है। क्या एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आप ये मानते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, या फिर आप ये मानते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है कम शब्दों में? क्योंकि एक रणनीतिकार का, जैसे आपने कहा, काम यही होता है कि सिंपल शब्दों में लोगों को पहुँचा पाना। अगर मैं कहूँ कि एक तरह से आप कांग्रेस पार्टी हैं, तो आप वोटर से क्या कहेंगे कि वो 2024 में उनको क्यों चुनें? वोट आप 2014 से 2024 तक एक शैली बन गई है वोटिंग पैटर्न की, वोटर बिहेवियर जिसको बोला जाता है, कि जिसके अंदर हर वोटर ये देखना चाहता है कि उसको क्या मिल रहा है वोट डालने से। कांग्रेस पार्टी को केवल यही बात कम्युनिकेट करनी है कि तुम्हें क्या मिला।
बीजेपी ये बताने की कोशिश करती है, वोटर ईवीएम पे वोट डालने के टाइम पे ये सोचता भी है और यही स्टेट इलेक्शन में रिफ्लेक्ट भी होता है। अगर कांग्रेस पार्टी ये कम्युनिकेट करने में साबित हो जाए कि तुमको कांग्रेस पार्टी को वोट डालने से ये बेहतरी हो रही है तुम्हारी लाइफ में, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस क्या पार्टी का बेहतरी हो रास्ता, रही है? आपकी आपकी 50 तरह की रोजमर्रा की दिक्कतें हैं जो आप रोज देखते हैं, सड़क से लेके घर तक आप पहुंचते हैं, ऑफिस से घर तक, फैमिली के अंदर 50 तरह की वो तो नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को तो खाना दे रहे हैं वो रोज। अगर 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं तो 80 करोड़ वोट भी आना चाहिए। 80 करोड़ वोट भी आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इफेक्टिवली ये कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि अगर आप बीजेपी की जगह कांग्रेस को वोट डालते हैं तो आपकी लाइफ में ये बेहतरी होगी या आपको ये मिलेगा या आपकी ये पर्सनल लाइफ के अंदर बेनिफिट्स आएंगे। वो बेनिफिट्स अगर कांग्रेस पार्टी कम्युनिकेट करने में, जो कांग्रेस की पार्टी की सबसे बड़ी वीकनेस है, एक कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, ये दो चीज़ों की अगर कांग्रेस पार्टी वर्किंग दिन रात करने की कोशिश करे विदाउट ब्रेक्स, बिकॉज ब्रेक्स ब्रेक द मोमेंटम एंड मोमेंटम इज एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स और वट एवर यूर डूइंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। उम्मीद है कि थोड़ा-सा हमारे जो दर्शक वर्ग है उसे इस बात की समझ ज़रूर पैदा हुई होगी। मैं जानती हूँ ख़ासकर विपक्ष के ख़ेमे में काफ़ी निराशा और हताशा का माहौल और मौसम है। उन लोगों के लिए भी जो ये समझते हैं कि भारत को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, वही संविधान जो उदारता की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। यहाँ पर नरेश अरोड़ा स्ट्रैटेजिस्ट ये कह रहे हैं कि हाँ, उसका वोटर है, हाँ, उसकी अभी कंस्टिट्यूएंसी है। ठीक तरीके से आम जनता तक ये पहुँचाने की ज़रूरत है। समय बहुत कम है और समय बहुत कीमती है। उम्मीद है कि विपक्ष उनकी ये बातें ज़रूर सुन रहा होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम देखने के लिए।